एक बार फिर चले आए हैं आपसे मुलाकात करने आज का प्रोग्राम लेकर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम। आदाब कबूल कीजिए। उर्दू सर्विस की आज की नशियात में भी आपके लिए बहुत कुछ है। हालात हाज़रा, मालूमात, मौसीकी, अदब और शेर व शायरी। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं इस उम्मीद अफजा बात के साथ। ढलना तो एक दिन है सभी को, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो। रोज़ ढल के भी हर रोज़ उम्मीद से निकलता है। उम्मीद अब भी बाकी है सहर होने की, उम्मीद अब भी बाकी है सहर होने की। ज़रा हौसला रखो, मंजिल मिल ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हालात चाहे नासाजगार हों या साजगार हों, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किलों के बाद ही राहत मिलती है, बस हौसले की बात है दोस्तों। और दोस्तों, अब वक्त हुआ है हालात हाज़रा से बाखबर होने का। आइए सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ फूला पंडिता साहिबा के साथ। नईम आदाब और तमाम सामीन और नाजरीन को मेरा आदाब नमस्कार। पेश है अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म ने बिहार में 3 अहम प्रोजेक्टों को कौम के नाम किया वक्फ। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास कल से शुरू होगा। कोविड-19 वबाई बीमारी के सबब दोनों ऐवानों के अवकात तब्दील कर दिए गए हैं। तमाम अराकीन, अमला और दीगर अफराद को दोनों ऐवानों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मुकर्रर करदा प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। अमित शाह मुकम्मल तिबी जांच के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल। मुल्क में सेहतयाब होने की शरह 77.88% तक पहुंची। पूरे मुल्क में मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट का इनेकाद। हिंदुस्तान को तवक्को है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस शंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफ़गान हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात के इब्तिदाई इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि फौरी और जामिया जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस पाकिस्तानी दहशतगर्दों की जानिब से असलहा और गोला बारूद भारत में पहुंचाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। पंजाब के अबूहर सेक्टर में BSF की गश्ती पार्टी ने 3 AK-47 राइफल्स, 6 मैगजीन, 91 राउंड, 7.62 mm गन, 2 M16 राइफल्स और दीगर असलहा बरामद किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ने बरतानिया में अपनी कोविड-19 वैक्सीन के फेज़ 3 ट्रायल्स का दोबारा आगाज़ किया। मारूफ मगरबी इशातों ने कहा है कि लद्दाख में भारत चीन सरहदी तनाज़ा सदर शी जिनपिंग की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आला क़यादत में अपनी हैसियत को मुस्तहकम करने की कोशिशों का नतीजा है। और टेनिस में मर्दों के सिंगल्स फाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरो और डोमिनिक थीम का मुकाबला। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। सामीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया के ज़रिए। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए, आपकी दिलचस्पी के लिए हर तरह का साजो सामान है। मिज़ा है, मौसीकी है, मालूमात है। हमारा ये चमन यूं ही फलता फूलता रहे, महकता चहकता रहे। आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे, खुश खुर्रम और सेहतमंद रहे। सेहत के हवाले से ही जान है तो जहान है के तहत लीजिए सुनिए डॉक्टर की सलाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, विनायक हॉस्पिटल डेरावाला नगर का मेडिकल डायरेक्टर हूँ और मेरा ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी देशवासियों को नमस्कार, प्रणाम। आज हम एक बहुत ही डिफिकल्ट दौर से गुजर रहे हैं। ये कोरोना क्राइसिस ने सब जगह हाहाकार मचा रखा है। ये एक बहुत स्पेशल टाइप का, एक नई तरह की बीमारी आई है जिसका कोई इलाज नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए दिए जा रहे हैं और इसके अंदर ना कोई देश की भौगोलिक स्थिति, ना कोई तापमान,
ना कोई जाति विशेष, ना कोई धर्म, किसी का रोल नहीं है। सब गरीब अमीर, छोटे बड़े, बूढ़े बच्चे जवान सभी बराबरी से इससे बीमार हो सकते हैं। इसलिए सोचना यह है, सवाल ये उठता है कि आखिर करें तो करें क्या। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये मेडिसिन की बहुत बड़ी कहावत है और ये आज के समय में इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह साध्य है, सच है। हम यदि प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दें तो काफी हद तक हम इससे बच भी सकते हैं, इस महामारी को फैलने से भी रोक सकते हैं और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सावधानी बरतना ही एक मेन बात इसके अंदर है। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि पैनिक ना फैलाएं, घबराएं ना, परेशान ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है इसके अंदर जो हम जरा सी समझदारी, जरा सी सावधानी से टैकल ना कर सकें। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। सब्जी, फल, राशन, रोजमर्रा की वस्तुएं, अस्पताल, दवाएं और बाकी जितने भी हमारे जरूरत की चीजें हैं वो हमें बड़े आराम से मिल रही हैं। कोई भी नागरिक ये नहीं कह सकता कि इन चीजों का कोई अभाव है। जब अभाव नहीं है तो दोस्तों क्यों हम होर्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी चीज की होर्डिंग ना करें, ताजा चीजें खरीदें, ताजा खाएं और गर्म खाना और गर्म पानी पिएं। अब आइए, हमने परेशानी कहा कि इस परेशानी से बचने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हमें समझना होगा हम क्या क्या सावधानियां बरतें। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग। थोड़ा सा इसके अंदर एक बदलाव मैं कहना चाहता हूं। इनफैक्ट इट इज नॉट ए सोशल डिस्टेंसिंग इन द ट्रू सेंस। इसका मतलब है फिजिकल रूप में हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन मानसिक रूप में थ्रू टेलीफोन, थ्रू स्काइप एंड अदर मीडिया वी शुड गेट कनेक्टेड, रिमेन कनेक्टेड, अदरवाइज वी शैल फील वेरी लोनली। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है हम एक दूसरे के करीब ना आए और जब किसी वजह से आना पड़े तो कम से कम 5 या 6 फुट, 6 फुट विल बी ए बेटर आइडिया, से हम दूरी बनाए रखें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अहम, मैं उसको उसी ऑर्डर में बताऊंगा और वो है हाथों को बार बार धोना, अच्छी तरह साबुन से धोना, 20 से 25 सेकंड धोना, हर कॉर्नर को धोना, हर तरीके से बताना, इस तरह इस तरह इस तरह अच्छी तरह हाथ धोएं, बार बार धोएं, क्योंकि ये जो वायरस है ये सरफेसेस पे डिपॉजिट रहता है। जाने अनजाने ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी सरफेस को ना छुएं। तो हर 1-1.5 घंटे पर, कुछ लोग तो आधा घंटा कहते हैं, उसमें आप अपने हाथों को बार बार धोते रहें। इससे जो आपके हाथ कांटेक्ट में आते हैं, और आपको ये भी बताना पड़ेगा, मुझे चाहता हूं कि सबसे ज्यादा कांटेक्ट में हमारे ये 2 हाथ आते हैं और कोई हिस्सा हमारे शरीर का ज्यादा कांटेक्ट में सरफेसेस पे नहीं आता। हम अपने दरवाजों के हैंडल, हम अपने टेबल टॉप्स, हम अपने गैजेट्स, हर जगह हम जहां टच कर रहे हैं वो हाथों से ही करते हैं। तो हाथों का बार बार धोना, या तो साबुन से जैसा बताया, या 70% अल्कोहल सैनिटाइजर से हमें बार बार हाथों को वॉश करना चाहिए। और खास तौर से किसी भी काम करने के बाद तो जरूर, जैसे खाना खाने के बाद, शौच के बाद, बाथरूम के इस्तेमाल के बाद, या किसी और चीज को काम करते वक्त हम टच कर रहे हैं, चाहे वो हमारा लैपटॉप भी है, चाहे वो हमारा कोई और गैजेट है, तो हमें बार बार हाथों को धोना चाहिए। तीसरा है कि ये फैलता कैसे है। सबने अब तक 50 बार इस बात को बता दिया गया है मीडिया पर कि ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, ये खाने पीने के पदार्थ से नहीं जाता, जिसे कहते हैं ओरोफिकल रूट से इसका कोई संबंध नहीं है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। हमने खांसा, हमारी सांस में, हमारे नजले में खांसने से जो कीटाणु हैं
वो तकरीबन 2 से 3 फीट तक दूर जाते हैं और उस पर्टिकुलर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब वो सरफेस को जब भी हम टच करेंगे तो वो हमारे हाथों द्वारा हमारे मुंह, नाक, आंख पर जाता है या हमारे कपड़ों पे लगता है, तो इसीलिए ये इस कॉन्टेक्ट से फैलता है। देयरफॉर हाथों को बार बार धोना बहुत ही जरूरी है। और खांसते हुए एक थोड़ी सी प्रिकॉशन लें कि हाथों में ना खांसें, रुमाल में या किसी टिश्यू में या आर्म के साइड से खांस लें तो उसका स्प्रेड नहीं होगा। और उस रुमाल और टिश्यू को अच्छी तरह से डिस्पोज कर दें अपने डस्टबिन के अंदर। अब ये जो वायरस है, ये जब ड्रॉपलेट से गया हमारे आंख, नाक, कान की हम बात कर रहे हैं, तो ये डिपॉजिट होता है हमारे ओरोफेरिंक्स में या नेजोफेरिंक्स में, वहीं से इसका टेस्टिंग भी होता है। अब वहां यदि जमा हो गया तो वहां से हटाने के लिए कुछ कर लेते हैं। तो बार बार पानी पिए, गर्म पानी, गुनगुना पानी पीने से और बेहतर रहेगा। और हो सके तो सुबह रात सोने से पहले हम गार्गल्स, गर्म पानी के नमक डाल के गार्गल्स कर लें और रात में भी ब्रशिंग ऑफ द टीथ कर लें, तो उससे बहुत फायदा होगा। जान है तो जहान है। डॉक्टर की सलाह के तहत अभी आपने विनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष अग्रवाल के कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के इकदाम सुने। इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि डॉक्टर साहब के इन मशवरों पर आप कारबंद रहेंगे और इस जानकारी को आप और हम औरों तक भी पहुंचाएंगे, इसको शेयर करेंगे। सामईन और नाज़रीन, ये नशरियात आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव से। आइए अब लुत्फ लेते हैं मौसीकी का। सुनते हैं एक गज़ल, पेश कर रहे हैं मारूफ क्लासिकी फनकार अमान खान। आदाब दोस्तों, मैं अमान खान उर्दू सर्विस की जानिब से अपने मामा उस्ताद नईम अली खान साहब की कंपोजिशन में एक गजल पेश कर रहा हूँ। नजर से मिलाओ बाहर के दिन है, नजर से मिलाओ बाहर के दिन है। गमों को भूल भी जाओ बाहर के दिन है। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। हमने बचाई लाख मगर, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। उनकी नजर में कोई तो जादू जरूर है, उनकी नजर में कोई तो जादू जरूर है। जिस पर पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई, जिस पर पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई।
उस बेवफा की आँख से आंसू छलक पड़े, उस बेवफा की आँख से आंसू छलक पड़े, हसरत भरी निगाह बड़ा काम कर गई। हमने बचाई लाख मगर, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था, उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था। वो चल दिए तो रौनक शामों सहर गई, वो चल दिए तो रौनक शामों सहर गई। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, किसी पर नजर गई, किसी पर नजर गई। अमान खान की आवाज़ में आपने ये गज़ल सुनी। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव की नशियात का सिलसिला अभी जारी है। सुनते हैं प्रोग्राम का अगला सेगमेंट, दिल के कलम से। इस सेगमेंट में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम। एक ज़माना था जब किसी फिल्म के किरदार उस फिल्म की कामयाबी की ज़मानत हुआ करते थे। शायकीन उनके नाम देखकर ही वो फिल्म देखने सिनेमा हॉल का रुख किया करते थे और फिल्में कामयाब भी हुआ करती थीं और फिल्मीनों की कसौटी पर खरी भी उतरा करती थीं। फिल्मों से जुड़ा एक मज़ेदार वाक़या हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बात दोस्तों दरअसल थोड़ी पुरानी है मगर सच है और मज़ेदार भी। दुनिया की एक ऐसी फिल्म जिसके फिल्म साज ने फिल्म बीनों को फिल्म पसंद न आने पर टिकट के पैसे लौटाने की गारंटी दी थी। गालिबन ये दुनिया की ऐसी पहली फिल्म थी जिसने ये कारनामा अंजाम दिया था और ये फिल्म थी हिंदुस्तानी फिल्मी सनत के मारूफ अदाकार हरदिल अजीज़ देवानंद साहब की फिल्म निराला। ये उनके करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी खूबसूरत अदाकारा मधुबाला। दीगर अदाकारों में मुमताज़ अली और मज़हर खान शामिल थे। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के 10 फरवरी सन 1951 के शुमारे में शाया हुए एक एडवर्टीज़मेंट से ये मालूमात हासिल हुई। दोस्तों, शायकीन को एडवांस बुक किए गए टिकट्स की रकम वापस करने की गारंटी मुंबई के मशहूर नोवेल्टी सिनेमा हॉल ने दी और 2 हफ्ते ट्रायल के तौर पर ये गारंटी दी गई थी। दरअसल इस बात से साबित होता है कि फिल्म साज को अपनी फिल्म और फिल्म बीनों पर कितना भरोसा था। इसे कहते हैं दोस्तों कॉन्फिडेंस। फिल्म के हिदायतकार थे देवेंद्र मुखर्जी, मौसीकार थे सी रामचंद्र और मकालमा निगार और नगमा निगार थे पीएल संतोषी। फिल्म की कहानी थोड़ा लीक से हटकर थी। एक डॉक्टर को गांव की एक गरीब लड़की से मोहब्बत हो जाती है जो अनजाने में उसको ठुकरा देता है, जो इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी
और फिर उसकी शादी उसके भाई के कहने पर राजा के साथ हो जाती है, जिसकी 3 बेगमार पहले ही मौत को गले लगा चुकी थीं। फिल्म की मौसीकी खूब पसंद की गई, नग़मे भी मशहूर हुए और इसी फिल्म का एक नग़मा जो लता मंगेशकर ने गाया था, 70 साल बाद आज भी लोगों की ज़बान पर है, और वो नग़मा है महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। तो आइए इस फिल्म का ये नग़मा हम आपकी नज़र करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर है, उल्फत देखो आग बनी है मिलने से मजबूर है। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। पत्थर दिल है सुनने वाले, कहने वाला आँख का पानी। आंसू आए आँखों में, आंसू आए आँखों में गिर जाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। साहिबों, दिल के जज्बात जब कलम के जरिए कागज़ पर उतारे जाते हैं तो हर लफ्ज़ मोती की मानिंद चमकता है।
बल्कि अल्फाज तर्जुमानी करते हैं उस कलमकार की शख्सियत की, उसके ख्यालात की, उसके जज्बात की। आज ऐसी ही एक शख्सियत उर्दू सर्विस के सामीन और नाजरीन से रूबरू हैं अपने दिल के जज्बात लेकर, और ये हैं हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की मशहूर मारूफ शख्सियत दिव्या दत्ता। आइए महसूस होते हैं उनकी हौसला अफजा नज्म से और उनके दिलफरेब अंदाज़ो आवाज़ से। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो जो दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, अपनी वो गप्पे वो रेसिपीज एक्सचेंज करते हैं, कहाँ मिलता है वो मौका भाग दौड़ की जिंदगी में। वो एक दमा चौकड़ी करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो घर पे पुरानी एल्बम देखकर एक साथ बचपन की यादें ताजा करना, वो टी शर्ट पजामे में आर.डी. बर्मन सुनते हुए मिलकर सफाइयां करना, वो मस्ती, वो पिलो फाइट्स, वो शरारत करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो जरूर करते रहेंगे। वो जो हर छोटी चीज समेट रहे हैं घर की, अब जब बाई आएगी तो इस बार सब सफाई उस पर नहीं छोड़ेंगे। एक मदद का हाथ देंगे और उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट भरते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो जो नीचे चौकीदार भैया है ना, उनसे रोज का चाय नाश्ता पूछना, एक दुआ सलाम करना, वो घर से दूर है इसका एहसास कम करना, ये भी आते जाते करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो गली के कुत्तों को हाय हेलो करके रोटी देना, वो गाती हुई कोयल के बोल समझना, वो छत पर जाकर कौओं के लिए पानी रखना, रब की इस कायनात से दोस्ती करते रहेंगे। जो गलत कर दिया था हमने, उसे ठीक करने का मौका मिला है, उस ठीक को हम और अच्छा करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो जरूर करते रहेंगे। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सिलसिला जारी है दोस्तों, सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। मज़हब चाहे कोई भी हो दोस्तों, वो हमेशा अखुवत, आपसी भाईचारा, मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देता है। रूहानी पेशवाओं ने, बुजुर्गान दीन ने भी यही तालीमात दी और इस तरह की दर्स व तदरीस के लिए खानकाहों ने एक अहम रोल अदा किया है। आज इसी हवाले से आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से तारीख साज। इस तारीख साज के साथ एक बोनस भी है आपके लिए, और वो है हमारे सीनियर साथी जनाब अंजार अहमद की आवाज़ का नजराना, उनके शहदाइयों के लिए एक यादगार तोहफा। लीजिए समात फरमाइए तारीख साज। कोई मजहब हो, उसके दो पहलू होते हैं, एक अखलाकी पहलू, दूसरा रूहानी पहलू। पहले का ताल्लुक इंसानों के आपस के ताल्लुकात को खुशगवार और मुनसिफाना बनाए रखने से है, और दूसरे यानी रूहानी पहलू को बंदे और खुदा के दरमियान एक रिश्ता कहा जा सकता है। एक मजहब का मुतालिया इन्हीं दो पहलुओं से किया जाता है। इस्लाम ने अखलाकी तालीमात को कानून शरीयत का नाम दिया और उसका इक़्तिदार आला कायम कर दिया, ताकि अफराद के बाहमी ताल्लुकात इंसाफ की बुनियादों पर कायम हो सकें, और रूहानी पहलू को शरीयत का ताबे कर दिया। अहद वस्ता के हिंदुस्तान में खानकाह एक ऐसा इदारा था जहां शरीयत और तरीक़त दोनों का संगम मिलता है। इसे हम एक अवामी दरबार भी कह सकते हैं। एक तरफ बादशाह अपनी मादी हुकूमत, वसी ममलिकत और भरे पूरे खजाने लिए तलवार के जोर से इंसानों को अपना महकूम बनाए हुए है, और दौलत की कसरत के साथ अखलाकी जवाल अपना रंग दिखा रहा है। तो दूसरी जानिब किसी गोशे में उमूमन शहर से दूर कोई सूफी एक छोटी सी खानकाह लिए बैठा है, जहां न मालो दौलत है, न कोई तमतराक, न बा अदब बा मुलाहिजा होशियार की सदाएं हैं,
न मुजरिमों को शिकंजे में कसा जा रहा है, न तलवार से खून की बूंदें टपक रही हैं। उमूमन कच्चे मकान, छप्पर और फूस की छतें, कच्चा आंगन और आम लोगों की भीड़ जो मजदूर पेशा हैं, कमजोर हैं, मजलूम हैं, रोटी कपड़े के मोहताज हैं, इंसाफ के तालिब हैं, बीमारी से आजिज हैं या किसी जबरदस्त के चुंगल में गिरफ्तार हैं, उनका यहाँ मजमा लगा हुआ है। इनमें हर मजहब वाले हैं, हर कौमियत वाले हैं, हर पेशे वाले हैं। उनसे कोई नहीं पूछता कि तुम कौन हो, बस इंसान हो, इतना ही रिश्ता काफी है। दरो दीवार से इंसान दोस्ती, हमदर्दी और गमगुसारी का नूर बरस रहा है। ढारस बंध रही है, टूटी हुई आस जोड़ी जा रही है। मामूली सही, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, नंगों के बदन ढांपे जा रहे हैं, बीमारों की झाड़ फूक की जा रही है, जिक्र शगल हो रहा है, इबादत हो रही है। यहाँ न कोई फितना है, न कोई साजिश है, न कोई तमा है, बस इंसान है और इंसानियत है। खानका खाना फारसी और क़ाह अरबी का मुरक्कब है। क़ाह के मानी अमल और मुजाहिदे के हैं और सूफिया अपने मुरीदों को तरबियत देने के लिए खानका खोलते थे। बाज खानकाहों की हैसियत एक हॉस्टल की सी होती थी जिसमें तालिबीन मुस्तकिल तौर पर रहते थे। इसे जमात खाना कहा जाता था, जहां ऐसे रूहानी तरबियत लेने वालों का हुजूम न हो और किसी दरवेश ने महज अपने कयाम के लिए जंगल में कोई जगह बना ली हो। उसे तकिया कहा जाता था। अहद सल्तनत में महरौली और उसके आसपास बागों और कब्रिस्तानों में सैकड़ों तकिए और हजीरे बने हुए थे। मुगलिया दौर में दिल्ली दरवाजे से निकलते ही ये तकिए शुरू हो जाते थे। लेकिन साहब सिलसिला बुजुर्ग अपनी खानका बनाते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जमात खाना था और ये उस जगह था जहां अब मकबरा हुमायूं का शुमाली कोना है। इस जमात खाने में इतनी भीड़ रहती थी कि तिल धरने को जगह नहीं थी। बाद के जमाने में और खास तौर से 18वीं सदी की दिल्ली में हजरत शेख कलीमुल्लाह जहान आबादी, हजरत मिर्जा मजर जाने जाना, हजरत शाह फखरुद्दीन और शाह गुलाम अली देलवी की खानकाहें थीं। शुमाली हिंदुस्तान में हजरत शाह अब्दुल बारी चिश्ती की खानकाह अमरोहा में एक ऐसा ही रूहानी मरकज थी। हमारी तारीख दरबारों और खानकाहों में मुतवाजी तौर पर चलती रही है। इसीलिए अपने माजी की सही तस्वीर बनाने के लिए इन खानकाहों के निज़ाम और उनके नफूस को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बादशाहों की फतूहात और सियासी नशब व फराज का मुतालिया करना ज़रूरी समझा जाता है। शाही दरबार की सफ़ों में उमरा 10 बस्ता खड़े हुए मिलेंगे, मगर इन खानकाहों में आपकी मुलाकात एक आम से आदमी से होगी। आज हमारे लिए बादशाहों से ज्यादा आम आदमी की अहमियत है, क्योंकि आज का बादशाह वही है। सामीन और हाजरीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त लेने से पहले बस इतना ही कहना चाहते हैं, रगों में ब्लड ग्रुप कोई भी हो, दिलो दिमाग में बी पॉजिटिव होना चाहिए। ज़िंदगी के हर कदम पर हमारी सोच, हमारी बातें, हमारे काम ही हमारा मुकद्दर लिखते हैं। तो रहिए हमेशा बी पॉजिटिव। और फूला साहिबा के साथ अपने मेज़बान नईम को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, जय हिंद।